मोदी से हार के बाद बहाना बना रही थी सुप्रिया श्रीनेत। ओवैसी और मायावती पर फोड़ने लगी हार का ठीकरा। इमरान शकील ने तो कांग्रेसी बहाने की बखिया उधेड़ दी। लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गए। लगातार तीसरी बार मोदी सत्ता में भी लौट आए और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर मोदी इटली की आधिकारिक यात्रा से भी वापस आ गए। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी को सत्ता में लौटने से रोकने में नाकाम साबित हुई कांग्रेस अभी भी अपनी हार पर मंथन कर रही है। उसे लग रहा है अगर मायावती या फिर ओवैसी चुनाव नहीं लड़ते तो इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकता था। ऐसे बहाने बनाने वाली कांग्रेस को एक मुस्लिम पत्रकार ने ही ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि हार के बहाने बनाने वाली सुप्रिया श्रीनेत भी माथा पीट लेंगी। दरअसल तमाम विपक्षी पार्टियों को जुटाने के बावजूद कांग्रेस मोदी को सत्ता में लौटने से नहीं रोक पाई और अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अपनी पार्टी की हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ने की बजाय छोटी छोटी पार्टियों पर फोड़ने में जुट गई। 14 जून को ही उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए एक पोस्ट में कहा, महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर जी की वंचित बहुजन आघाड़ी और ओवैसी जी की AIMIM ने 6 सीटें बीजेपी की झोली में डाली। इन सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट VBA और AIMIM को मिले। इनमें से 1 पर कांग्रेस और 5 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीत को हार में बदलने का काम किया गया। ये चुनावी आंकड़े देखकर सुप्रिया श्रीनेत कहना चाहती हैं कि महाराष्ट्र में ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार वाले गठबंधन महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र के 48 में से 31 नहीं 37 सीटें आती और बीजेपी गठबंधन 17 नहीं 11 सीटों पर सिमट जाता। जिस तरह का ये तर्क सुप्रिया श्रीनेत दे रही हैं, उनके हिसाब से तो फिर सभी छोटी पार्टियों को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में चुनाव लड़े, तभी तो खुद के नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ने की बजाय सुप्रिया श्रीनेत ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी पर इंडिया गठबंधन की हार का ठीकरा फोड़ने में जुट गई। उनके इस बहाने की एक मुस्लिम पत्रकार इमरान शकील ने तो आंकड़ों के साथ ही पोल खोल कर रख दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा। सुप्रिया श्रीनेत ने महाराष्ट्र में असद साहब और प्रकाश आंबेडकर जी को और उत्तर प्रदेश के लिए बहन जी को भाजपा का संकट मोचक कह दिया, लेकिन ये बताएं ओडिशा में भाजपा 21 में से 20 सीटें कैसे जीत गई? ओडिशा में संकट मोचक कौन सी पार्टी थी? ओडिशा विधानसभा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने में और बीजेपी को हरवाने में किस पार्टी की अहम भूमिका थी? केरल में भाजपा को जितवाने और CPI को हराने में भाजपा की संकट मोचक कौन सी पार्टी थी? पश्चिम बंगाल की पुरुलिया, उत्तर मालदा और रायगंज भाजपा किसकी वजह से जीती? ममता बनर्जी की तृणमूल को किसने हराया? हरियाणा में कुरुक्षेत्र सीट भाजपा किसकी वजह से जीती और आम आदमी पार्टी कैसे हारी? औरंगाबाद महाराष्ट्र में मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील किसकी वजह से हारे? दिल्ली के सभी 7 सीटों पर आप कांग्रेस मिलकर लड़ी, फिर भी भाजपा कैसे जीती? कौन था संकट मोचक? उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा का 2 पर 2 मुकाबला था, फिर भी भाजपा 5 सीटें कैसे जीती? मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा का 2 पर 2 मुकाबला था, फिर भी भाजपा सभी 29 सीटें कैसे जीती? हिमाचल में भाजपा सभी 4 सीटें कैसे जीती? गुजरात में भाजपा 26 में से 25 और छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 कैसे जीती? पत्रकार इमरान शकील ने सवालों की जो बौछार की, उन सवालों के जवाब सुप्रिया श्रीनेत तो छोड़िए, कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं दे पाएगा, क्योंकि कांग्रेस को भी ये बात पता है कि इनमें से ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी गुजरात की 26 में से 25 सीटें जीत ले गई, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन इसके बावजूद दोनों पार्टियां बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीतने से नहीं रोक पाई। यहाँ तक कि जिस हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में है, वहाँ भी बीजेपी को सभी 4 सीटों पर जीतने से नहीं रोक पाई। इतना ही नहीं, जिस झारखंड में लालू, राहुल और हेमंत सोरेन मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहाँ भी बीजेपी 14 में से 8 सीटें कैसे जीत गई?
इन सवालों के जवाब सुप्रिया श्रीनेत नहीं देंगी, क्योंकि इन राज्यों में खुद कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके बावजूद मोदी को रोकने में नाकाम रही। महाराष्ट्र की 48 में से 31 सीटें क्या जीत गई कांग्रेस। सुप्रिया श्रीनेत बहाना बनाने लगी कि ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी चुनाव ना लड़ती तो इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा सीटें जीत लेता। उनके इस तर्क की बखिया उधेड़ने वाले पत्रकार इमरान शकील ने कहा, सुप्रिया श्रीनेत जी, आप क्या चाहती हैं कि दलित और मुसलमानों की पार्टियां चुनाव न लड़ें? क्या दलित और मुसलमान कांग्रेस के बंधुआ मजदूर रहें? क्या इस देश में सिर्फ द्विदलीय प्रणाली रहेगी? अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप संसद में कानून बनाकर द्विदलीय प्रणाली करवा दीजिए, या फिर दलित मुसलमानों की सभी पार्टियों का चुनाव आयोग से कहकर नामांकन ही निरस्त करवा दीजिए। आपकी पार्टी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 0 सीट और 6 राज्य और केंद्र शासित में 1-1 सीट जीती है। महाराष्ट्र और उत्तर के अलावा कांग्रेस की हार का ठीकरा किसके सर फोड़ेंगी? लोकतंत्र में समीकरणों के आधार पर सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसीलिए ए टीम, बी टीम और संकट मोचक जैसी बातें कहना बंद करिए। आपकी पार्टी ने जो आज प्रदर्शन किया है उसमें दलित और मुसलमानों की अथक मेहनत है। आपने बहुत गैर जिम्मेदाराना पोस्ट की है। आप दलित मुस्लिम लीडरशिप का अपमान करके क्या साबित करना चाहती हैं? लगातार 2 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने वाले बीजेपी को इस बार 240 सीटों पर रोकने वाली कांग्रेस जिस तरह से उछल कूद कर रही है, उसकी इस खुशी में पत्रकार इमरान शकील ने तो पलीता ही लगा दिया और इस चुनाव में कांग्रेस की पूरी कुंडली खोल कर रख दी। कैसे कांग्रेस इस बार भी चुनाव में मोदी को सत्ता में आने से रोकने में नाकामयाब साबित हुई। यहाँ तक कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश तो ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नाकामी का ठीकरा ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर की छोटी पार्टियों पर फोड़ने में जुटी हैं। उनके इस बहाने की पत्रकार इमरान शकील ने जिस तरह से बखिया उधेड़ी है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने चुनावी नतीजों के बाद क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मैं साफ देख रहा हूं साथियों, इंडी वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इंडी अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है, वो वहां नहीं है। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं, ठीक। और मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम, साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। विपक्ष में भी जो सांसद जीत करके आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं पिछले 10 वर्ष में एक चीज मिस कर रहा था कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ डिबेट मैं मिस कर रहा हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है वो
कमी मुझे खलेगी नहीं, शायद हमारे साथी भी राष्ट्रहित की नीयत के साथ सदन में आएंगे और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं। राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। राष्ट्र में तो हम 140 करोड़ है और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्र हित की भावना को लेकर के सदन में आएंगे और सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे।